अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है रेटिना। रेटिना में से 2 एमसीक्यू आते हैं और 7 एमसीक्यूज आते हैं। तो आई में एक मेजर पार्ट है रेटिना का, थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो रेटिना क्या है? इट इज़ अ थिन ट्रांसपेरेंट नर्वस लेयर, थिन ट्रांसपेरेंट नर्वस लेयर दैट फॉर्म इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल। आई बॉल की सबसे अंदर वाली लेयर है और नर्वस लेयर है, क्योंकि नर्व फाइबर और न्यूरॉन से बनी है और ट्रांसपेरेंट है। ये बनती कहाँ से? न्यूरो एक्टोडर्मल रीजन है इसका। जो प्राइमरी ऑप्टिक वेसिकल बनता है तो उसके 2 पार्ट बनते हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर है वो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम बनाती है और जो इनर लेयर है वो सेंसरी रेटिना। और जब आई बन जाती है तब भी आउटर रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होती है और इनर साइड पे सेंसरी रेटिना होता है। अगर इसका देखा जाए तो एक्सटेंड कहाँ तक करती है? ऑप्टिक डिस्क से ओरा सिरेटा तक इसका एक्सटेंशन है, मतलब इसकी जो जितना स्पैन है। और इसको डिवाइड किया हुआ है पोस्टीरियर पोल जो इक्वेटर से पीछे होता है और पेरिफेरल रेटिना जो इक्वेटर से आगे होता है। पेरिफेरल इसलिए कहते हैं क्योंकि इक्वेटर से जो हमें नज़र कम आ रहा होता है वो पेरिफेरल साइड पे चला जाता है, उसको पेरिफेरल रेटिना इसलिए कहते हैं। इक्वेटर के साथ साथ 4 वॉर्टेक्स वेन्स होती हैं, 2 ऊपर 2 नीचे वाली साइड पे। रेटिना के बाहर कोरॉइड होता है, कोरॉइड के बाहर स्क्लेरा होता है, ये एनाटॉमी समझने के लिए। और जो थिकनेस है ये वेरी करती है ऑप्टिक डिस्क के और एसेटा तक। सबसे जो थिन इसका होता है उसको कहते हैं फोविया। फोविया में सबसे थिनेस्ट रेटिना होता है। रेटिना को हम डिवाइड करते हैं 2 पोर्शंस में, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और सेंसरी रेटिना। पिगमेंट एपिथेलियम आपको पता है सिंगल लेयर पिगमेंटेड सेल का होता है और सेंसरी रेटिना बाकी इसकी जो लेयर्स होती हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? म्यूरल सेल्स जो ये पूरे लेंथ बनाती हैं वॉल की, मतलब जो रेटिना के सेल्स होते हैं मेन, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं और वास्कुलर एलिमेंट्स होते हैं। म्यूरल सेल्स जो होते हैं उसमें रॉड और कोन्स, रॉड्स जो हैं वो 120 मिलियन होते हैं और कोन्स जो हैं वो 6.5 मिलियन होते हैं। इसके अलावा बाइपोलर सेल होते हैं, गैंग्लियन सेल्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल और एमाक्राइन सेल्स। ये जो इसकी जो होते हैं ना लेयर्स, 10 लेयर्स हैं रेटिना की, ये उनके सेल्स हैं असल में। सपोर्टिंग सेल जो उनको सपोर्ट कहते हैं उनको ग्लायल सेल या मुलर सेल्स भी कहते हैं। वास्कुलर जो एलिमेंट है वो रेटिनल ब्लड वेसल, रेटिना आर्टरी, वेन्स। स्ट्रक्चर अगर बात करें तो 10 लेयर्स हैं। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आए, कौन कौन सी होती हैं? रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम सबसे पहले, उसके बाद रॉड एंड कोन्स की लेयर 2 होगी। उसके आगे याद रखने के लिए आपने 3 एक्सटर्नल है, 2 इंटरनल है। एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म। ठीक है, अगर अंदर वाली आनी है इनर न्यूक्लियर, इनर प्लेक्सीफॉर्म, ये 7 हो गई। आगे जो 3 है वो गैंग्लियन सेल लेयर, उनसे नर्व फाइबर बनते हैं, नर्व फाइबर लेयर, और एंड पे इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इस तरह ये 10 हो जाती हैं। 2 पहले आती हैं, फिर 3 एक्सटर्नल, 2 इंटरनल, 7 हो गई। फिर गैंग्लियन, नर्व फाइबर और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये 10 की पूरी हो गई। ये इसके वॉल्स हैं, मुख्तलिफ लेयर्स। आगे स्पेशलाइज्ड जो एरियाज है रेटिना के, मैक्यूला ल्यूटिया, ये क्या है? स्पेशलाइज्ड एरिया है, पोस्टीरियर पोल पे होता है, वो इक्वेटर से जो पीछे वाला एरिया होता है। 5 to 6 mm होता है डायमीटर इसका। अब ऐसे समझ लें कि एक कमरा है, कमरे का एक दरवाज़ा है, कमरे से एंटर हुए, कमरे को समझ लें मैक्यूला ल्यूटिया। आप अंदर हैं, अंदर एक अलमारी पड़ी है, अलमारी को कहते हैं फोविया सेंट्रैलिस, मतलब ये कमरे का थोड़ा सा हिस्सा होता है। ये होता है मोस्ट सेंसिटिव एरिया इन द सेंटर ऑफ मैकुला। जो मैकुला हमने पढ़ा है उसमें
सेंसिटिव जो मोस्ट सेंसिटिव रेलिस कहते हैं। एक डिप्रेशन के तौर पे होता है और ये 1.5 mm इसका डायमीटर होता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता थिन होता जा रहा है 1.5 mm। ठीक है, आगे है इसके उससे भी स्पेशलाइज, उससे भी मतलब माइक्रो लेवल पे फोवियोला होता है। फोवियोला शाइनिंग पिट के तौर पे होता है और इसकी जो 0.35 mm डायमीटर होता है। और फोविया जो है ना, फोवियोला के बारे में याद रखना, इसमें एमसीक्यू आ सकता है कि इसमें सिर्फ कोन्स होती हैं। फोवियोला में सिर्फ कोन्स, ना इसमें रॉड्स होते हैं, ना ब्लड वेसल्स होती हैं, ना गैंग्लियन सेल, मतलब इसमें सिर्फ कोन्स होती हैं। और ये थिनेस्ट पार्ट ऑफ रेटिना है फोवियोला है, इसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोन्स होती हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यू के वाले से इम्पोर्टेंट है। आगे एक है फोवियोलर एवास्कुलर जोन। फोवियोला मतलब इसमें फोवियोला पार्ट है और एवास्कुलर वेसल्स उसमें नहीं होंगी, मतलब कुछ पार्ट फोवियोला का और साथ में कुछ सराउंडिंग पार्ट, उसमें ब्लड वेसल नहीं होते हैं, उसको कहते हैं फोवियोलर एवास्कुलर जोन। लेकिन इनके साथ जो है ना कैपिलरीज पड़ी होती हैं इनके आस साइडों में। ठीक है, फोवियोलर एवास्कुलर जोन। अगर ब्लड सप्लाई की बात करें तो 3 तरह से आर्टीरियल सप्लाई, एक सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है जो मेन है, दूसरी है शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी, तीसरी है सीलियो रेटिनल आर्टरी। जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है ये सेंसरी रेटिना को आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर तक सप्लाई करती है। ये इस तरह 6 इसकी जो लेयर्स हैं उनको सप्लाई करती है इनर से आउटर प्लेक्सीफॉर्म तक। जो शॉर्ट पोस्टीरियर सीलरी आर्टरी है ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से फोटो रिसेप्टर को भी और आउटर प्लेक्सीफॉर्म तक, ये बाहर से अंदर की तरफ आउटर प्लेक्सीफॉर्म तक आती है। और जो सीलियो रेटिनल आर्टरी है ये मैकुला को सप्लाई करती है। ये याद रखिएगा। वीनस ड्रेनेज जो है ये रेटिनल वेन्स आर्टरी के साथ जो उनके कम्युनिकेटिंग होती हैं, तो जो आर्टरी जा रही होती है उसी नाम की वेन आ रही होती है वापस ब्लड लेके। जो सेंट्रल रेटिनल वेन है ये कवर्नल साइनस में ड्रेन होती है थ्रू, डायरेक्ट भी हो सकती है या सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू। ब्लड रेटिनल बैरियर 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल बैरियर जो है ये टाइट जंक्शन जो एंडोथेलियम है रेटिनल कैपिलरीज की, उनकी वजह से इंटरनल बैरियर बनता है। और जो एक्सटर्नल बैरियर है वो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम जो पहली लेयर है उनके जो टाइट जंक्शंस हैं उनकी वजह से एक्सटर्नल बैरियर बनता है। बाकी फंक्शंस क्या हैं रेटिना के, एक तो विजुअल एक्विटी, विजन से, कलर विजन इसी की वजह से होता है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी इसी वजह से होती है, और डार्क अडेप्टेशन भी रेटिना की वजह से। 4 फंक्शंस है इसके। फंक्शनल डिवीजन की बात करें तो 2 इसको हम फंक्शनल डिवाइड करते हैं 2 पोर्शंस में, एक टेम्पोरल रेटिना और एक नेजल रेटिना। ये आप ऐसे समझ लें जैसे वो आई से नेजल फाइबर और टेम्पोरल फाइबर आते हैं, ये वही डिवीजन है। जो टेम्पोरल फाइबर है वो क्रॉस नहीं करते, जो नेजल फाइबर्स हैं वो ऑप्टिक कियाज्मा को क्रॉस करते हैं और फिर आगे ऑप्टिक रेडिएशन बनते हैं। ये फंक्शनल डिवीजन है। अब हमारे पास जो है इसका मेन टॉपिक आता है जिसको जो एससीक्यू भी आया हुआ है। पहले जो है वो तो इंट्रोडक्शन था, उसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं, लेकिन ये जो है ये एससीक्यू आया हुआ है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी, आप इसका नाम देखें, डायबिटीज़ मतलब जिसको डायबिटीज़ होगी उसको जो रेटिना पे जो भी डैमेज होगा इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब जो भी बंदा डायबिटिक है उसको हाइपरग्लाइसीमिया होगा, उसकी वजह से जो रेटिनल वेसल्स हैं उन प्रॉब्लम आ जाएगा। और ये नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ रेटिना, जिसमें प्रोग्रेसिव डिसफंक्शन ऑफ रेटिनल वास्कुलेचर सेकेंडरी टू क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया। वही जैसे कि बताया कि हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से वेसल्स डैमेज होती हैं और उसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। इसके जो इंसिडेंस की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ विजुअल लॉस वर्ल्ड वाइड।
डायबिटिक्स में। अब आगे क्वेश्चन आया हुआ है इसका कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स डायबिटिक रेटिनोपैथी के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। रिस्क फैक्टर एक तो जो इसका नाम है डायबिटीज़, ड्यूरेशन उसका डायबिटीज़ का, और अनकंट्रोल डायबिटीज़, 2 पॉइंट हो गए। बाकी जनरल चीज़ें आप याद रखें, ओबेसिटी, हाइपरलिपिडेमिक स्टेट, हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी, नेफ्रोपैथी, स्मोकिंग और एनीमिया। ये बनते हैं 9 पॉइंट्स हैं इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपने लाजमी याद रखने हैं। आगे इसका आता है पैथोजेनेसिस, मतलब असल में होता कैसे सारा। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट होगी तो वेसल को डैमेज पहुंचेगा। सबसे पहले क्या होता है, माइक्रो एंजियोपैथी। तो जो माइक्रो वेसल्स हैं, जिस तरह कैपिलरीज हैं, उनको प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। कौन कौन से इसमें चेंज होते हैं, प्री कैपिलरी आर्टरियोज, कैपिलरीज और विनियोज। तो जो शॉर्ट वेस्कुलेचर है ना, स्मॉल, उनको प्रॉब्लम आती है। तो इसमें 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब एक वेसल को डैमेज हुआ है तो या तो उसको डैमेज होके लीकेज होना शुरू हो जाएगा या उस वेसल में ओक्लूजन हो जाएगी। तो इन 2 को अगर हम एक्सप्लेन करें तो कैसा होगा कि अगर माइक्रोवास्कुलर या कैपिलरी लीकेज की बात करें तो आपको पता है कि कैपिलरीज के साइडों पे जो होते हैं वो पेरिसाइट्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो इसको मेंटेन रखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को। तो जब ये पेरिसाइट डैमेज होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये पकड़ के रखते हैं एक जगह पे। जब ये नहीं होंगे तो वेसल जो है वो प्रेशर की वजह से ये बल्ज हो जाएंगे, जिसको माइक्रो एन्यूरिज्म कहते हैं। जब माइक्रो एन्यूरिज्म बनेंगे तो क्या होगा कि अब बल्जिंग होगी, अब ज़रा सा भी प्रेशर होगा, इनके जो प्राइमरी जो है ना बैरियर, ब्लड रेटिनल बैरियर, वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उनमें लूज हो जाएंगे उनके सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स। तो उससे एक 3 चीज़ें हो सकती हैं, ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा, वो फट सकती हैं ब्लड वेसल्स, हेमरेज हो सकता है, एक्सुडेट बन सकता है, एडीमा हो सकता है, 3 तरह से। अब दूसरा अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि या तो कैपिलरी ओक्लूजन हो सकती है। अब ओक्लूजन कैसे हो सकती है कि इसमें कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाती है। जब थिकनिंग हो जाती है, और दूसरा इनके एंडोथेलियल सेल डैमेज और प्रोलिफरेशन कैसे होती है, जैसे वो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे जैसे वो चलती हैं, वैसे इधर भी काम होता है। एक जब ये डैमेज होगा तो वहाँ पे प्लेटलेट आके एग्रीगेट कर जाएंगे, रेड ब्लड सेल आ जाएंगे, और बाकी जो ट्रांसपोर्ट जो है ऑक्सीजन की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। इसके साथ जो फिब्रिनोलिटिक जो क्लॉट को तोड़ने वाले सिस्टम मैकेनिज्म है वो डिफेक्टिव होगा, ये हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होगा, ओक्लूड होगा, ओक्लूजन हो जाएगी, वहाँ पे क्लॉट बन जाएगा। तो उसकी वजह से 3 चीज़ें हो सकती हैं। जब ये ओक्लूजन होगी तो जो हमारे पास एक्सोप्लाज्म का फ्लो है वो रुक जाएगा, एक तो उसके प्रेशर की वजह से और दूसरा इस्कीमिया की वजह से एक्सोप्लाज्म का फ्लो रुक जाएगा। तो वो जब हम देखेंगे तो वो कॉटन वूल स्पॉट्स की फॉर्म में नज़र आएगा। दूसरा क्या होगा कि एवी शंट्स बनना शुरू हो जाएंगे और नियोवेस्कुलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, जहाँ भी ओक्लूजन आ गई तो नई वेसल बनना शुरू हो जाएंगी। ये 2 तरह से है। पैथोजेनेसिस क्वेश्चन भी आया हुआ है। सबसे पहले माइक्रो एंजियोपैथी है, किस किस चीज़ की है, और आगे क्या क्या होता है, लीकेज हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, और ओक्लूजन में आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब एक और क्वेश्चन इसका, मैकेनिज्म ऑफ विजुअल लॉस इन डायबिटिक रेटिनोपैथी। वही सवाल है, उसको मतलब मोल्ड करके बनाया हुआ है किस तरह। कैपिलरी जब लीकेज होगी उसमें मैंने कहा हेमरेज हो सकता है, दूसरा एडिमा हो सकता है, और एक्सुडेशन हो सकती है। ये तीनों कैपिलरी लीकेज में पॉइंट्स आ जाएंगे, उसकी वजह से हो जाएगा। और दूसरा कैपिलरी ओक्लूजन में क्या क्या हो सकता है, मैकुलर इस्कीमिया, नियोवास्कुलराइजेशन, नियोवास्कुलर जिसकी वजह से ग्लूकोमा हो सकता है अगर आइरस पे हो जाए, विट्रियस
हेमरेज और ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट। ये चीज़ आपने ओक्लूजन वाली याद रखनी है। ये क्वेश्चन हमारा क्या पे लीकेज और ओक्लूजन वाला, ये इसमें भी वही चीज़ें जो बहुत पैथोजेनेसिस में है। अब क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या है कि सिम्टम की बात करें तो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है अर्ली स्टेज। ग्रेजुअल विजुअल लॉस भी हो सकता है और सडन विजुअल लॉस। अगर मैकुला इन्वॉल्व है तो मैकुला की स्लोली इन्वॉल्वमेंट होगी और वो ग्रेजुअल विजुअल लॉस करवाएगा। अगर विट्रियस हेमरेज, जिसे वो ओक्लूजन में मैंने बताया विट्रियल हेमरेज हो सकता है, तो उसकी वजह से सडन विजुअल लॉस होता है। अगर साइंस की बात करें, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स या साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक पोर्शन अलग एससीक्यू के पार्ट के तौर पे आ जाता है। साइंस की अगर बात करें तो साइंस को हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसका इस तरह भी क्वेश्चन है कि व्हाट आर साइंस या व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लिनिक, इसके जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है उसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो आएगा वो बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, दूसरा प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज, तीसरा प्रोलिफरेटिव स्टेज, चौथा डायबिटिक मैकुलोपैथी, उसके बाद एडवांस्ड डायबिटिक आई डिजीज और छठे नंबर पे बर्नआउट स्टेज। सॉरी 6 टोटल है, बर्नआउट स्टेज छठे नंबर पे आता है। बैकग्राउंड रेटिनोपैथी जो है सबसे पहली स्टेज आती है डायबिटिक रेटिनोपैथी में। इसको याद रखने के लिए मरीड MRER के नाम से याद रख लें। सबसे पहले एम से माइक्रो एन्यूरिज्म, ठीक है। माइक्रो एन्यूरिज्म सबसे अर्लीस्ट क्लिनिकल डिटेक्टेबल लीजन है डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये MCQ भी है और ये SCQ भी है। व्हाट आर माइक्रो एन्यूरिज्म? माइक्रो एन्यूरिज्म ये वही बल्जिंग होते हैं जब पैरासाइट डैमेज हो जाते हैं। तो ये कैसे फील होते हैं फंडोस्कोपी में? ये स्मॉल रेड डॉट्स इन मिडल लेयर ऑफ रेटिना, इसे हम माइक्रो एन्यूरिज्म कहते हैं। M हो गया R से रेटिनल एडिमा, ये सिस्टोइड मैकुलर एडिमा भी हो सकता है, इससे थिकनिंग हो जाती है। E से एक्सुडेट, मोस्टली हार्ड एक्सुडेट होते हैं। हार्ड एक्सुडेट क्या होते हैं? इनके डिस्टिंक्ट मार्जिन होते हैं और ये मोस्टली कैपिलरीज से अराइज करता है एक्सुडेट। नेक्स्ट है R से रेटिनल हेमरेज। रेटिनल हेमरेज हमारे पास दो तरह से हो सकते हैं, सुपरफिशियल होंगे तो फ्लेम शेप हेमरेज होंगे और इंट्रा रेटिनल होंगे तो डॉट प्लॉट हेमरेज हो सकते हैं। अगर वीनस एंड कैपिलरीज के वीनस एंड पे हो तो, या डार्क ब्लॉट हेमरेज अगर वो आर्टीरियल एंड पे हो, और ये मिडिल लेयर ऑफ रेटिना में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी स्टेज है प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज। प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज, इसमें ये भी SCQ आया हुआ है। इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें, एक जब वो पूछता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें सिग्निफिकेंट होती हैं। 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो वीनस चेंजेस, बहुत वो क्वेश्चन में देता है कि इस तरह डायलेटेड सॉसेज लाइक सेगमेंटेशन है वेन्स की, डायलेशन है और डायबिटिक पर्सन है, तो इसमें प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज आते हैं। ये वीनस चेंजेस हैं। कॉटन वूल स्पॉट्स सॉफ्ट एक्सुडेट भी कहते हैं, ये भी एक पार्ट के तौर पे आया हुआ है। कॉटन वूल स्पॉट्स क्या होते हैं? ये वही मैंने बताया, जिस तरह के जब इस्कीमिया होता है तो जो एक्सोप्लाज्म का फ्लो है वो रुक जाता है। तो जब वो फ्लो रुक जाता है तो उसकी वजह से नर्व फाइबर स्वेल कर जाता है और वाइटिश फ्लफी अपीयरेंस विद इनडिस्टिंक्ट मार्जिन, मतलब इनडिस्टिंक्ट मार्जिन उसके नज़र आते हैं, तो उसको कहते हैं कॉटन वूल स्पॉट्स। एक तो डायबिटिक में नज़र आएगा और दूसरा हाइपरटेंशन में नज़र आएगा, और आगे मैं बताता हूँ किस तरह। तीसरा इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटी, इरमा भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, AV शंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज, वीनस चेंजेस, कॉटन वूल स्पॉट्स और इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटी। तीसरी स्टेज है प्रोलिफरेटिव स्टेज की। प्रोलिफरेटिव स्टेज काफ़ी दफ़ा आया हुआ है इसमें क्वेश्चन कि इसमें
जो मेजर एंड हॉलमार्क है ना इसका प्रोलिफरेटिव, वो है रेटिनल नियोवास्कुलराइजेशन, नई वेसल बनना शुरू हो जाती हैं क्योंकि पहले डैमेज हो रही हैं, तो नई वेसल बन, नियोवास्कुलराइजेशन रेटिना में कहाँ कहाँ बन सकती हैं, एट द डिस्क न्यू वेसल या न्यू वेसल एल्सवेयर, उसके अलावा कहीं भी डिस्क के अलावा। दूसरा नियोवास्कुलराइजेशन ऑफ आयरस, आयरस पे बन सकती है। प्री रेटिनल हेमरेज, विट्रियस हेमरेज, ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट, ये 5 पॉइंट्स हैं जो प्रोलिफरेटिव स्टेज में इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके मतलब क्वेश्चन इस तरह आता है कि नियोवास्कुलराइजेशन होना स्टार्ट हो गई है या विट्रियस हेमरेज हो गया, ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट है, कौन सी स्टेज होगी, तो वो प्रोलिफरेटिव स्टेज होगी। इसमें ये पूछा है प्रोलिफरेटिव स्टेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो पॉइंट आपने बता देने। आगे चौथी है डायबिटिक मैकुलोपैथी। डायबिटिक मैकुलोपैथी मोस्ट कॉमन कॉज है विजुअल लॉस और ब्लाइंडनेस का डायबिटिक पेशेंट में, क्योंकि मैकुला ही तो विजन में इम्पोर्टेंट होता है। तो जब इसमें डैमेज आएगा तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी। फोकल मैकुलोपैथी भी हो सकती है और डिफ्यूज़ भी हो सकती है। फोकल किसी जगह पे लेके जाए तो उसकी वजह से, और डिफ्यूज़ अगर मिक्स थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हो रहा है तो। आगे हमारे पास है इस्कीमिक मैकुलोपैथी। इस्कीमिक वजह से जब मिक्स, मतलब इस्कीमिक की वजह से या एक्सुडेटिव। एक अगर एमसीक्यू में आ सकता है व्हाट क्लिनिकल सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा, CSMO। इसमें क्या होता है कि कब सिग्निफिकेंट होता है, तो 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। रेटिनल थिकनिंग जब 500 माइक्रोन 500 माइक्रोन के अंदर हो। दूसरा एक्सुडेट अगर 500 माइक्रोन के अंदर हो। तीसरा रेटिनल थिकनिंग, जो पहले पॉइंट में था रेटिनल थिकनिंग, अगर 1 डिस्क एरिया या उससे लार्जर हो। ये किससे डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मैकुला से, तीनों पॉइंट्स में। अगर हमारे पास है 5वीं स्टेज एडवांस्ड डायबिटिक आई डिजीज। जब प्रोलिफरेटिव स्टेज अनकंट्रोल हो जाए, जो प्रोलिफरेटिव स्टेज में 3 पॉइंट्स मेन थे, एक तो विट्रियस हेमरेज था, ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट थे और नियोवास्कुलर ग्लाउकोमा था। 3 मेन पॉइंट्स उसमें थे। अगर ये अनकंट्रोल या परसिस्टेंट हो जाए तो इसको हम कहते हैं एडवांस्ड डायबिटिक आई डिजीज। आखिरी हमारे पास स्टेज है बर्नआउट स्टेज। बर्नआउट स्टेज जब सारा कुछ इरिवर्सिबल हो गया, जब हमारे पास जो वास्कुलर कंपोनेंट था वो रिग्रेस हो गया, फाइब्रस कंपोनेंट बन गए, उसको मतलब रिवर्सिबल नहीं होगा, इसको कहते हैं बर्नआउट स्टेज। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो प्रोलिफरेटिव स्टेज है ना, उसमें जो एक लिखा हुआ था वर्ड, जो प्री रेटिनल हेमरेज, उसमें जो हेमरेज होता है वो बोट शेप होता है, बोट शेप, ये याद रखिएगा। डायबिटिक रेटिनोपैथी का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके 3 तरीके हैं, फंडस एग्जामिनेशन, FFA फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी, और तीसरा है OCT ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। फंडस एग्जामिनेशन डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से भी, और स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी से भी। जो फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी है वो असल में वास्कुलर डिसफंक्शन को असेसमेंट के लिए करते हैं कि वेसल्स कैसे हैं, उसको कितनी डैमेज इसमें हुआ है। और जो OCT करते हैं ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, वो हम उसको स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने के लिए। आगे हमारे पास है इन्वेस्टिगेशंस डायबिटिक रेटिनोपैथी की। इन्वेस्टिगेशंस, ये भी क्वेश्चन है हुआ कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। वो सिंपल सी हैं, क्योंकि जो इसके फैक्टर्स हैं उसी को आप अगर माइंड में रखें, तो डायबिटीज़ है तो उसका ब्लड शुगर लेवल करवाना है, HbA1c करवाना है, यूरिन एनालिसिस, क्योंकि नेफ्रोपैथी की वजह से भी यूरिन एनालिसिस, रीनल फंक्शन टेस्ट, और क्योंकि हाइपरलिपिडीमिया भी इसका रिस्क फैक्टर है तो लिपिड प्रोफाइल, ये 5 हैं। अब ये ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट भी
क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रीट कैसे करते हैं, तो दो तरह से करते हैं, जर्नल ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट ऑफ रेटिनोपैथी। जर्नल में क्या करते हैं, एजुकेशन ऑफ पेशेंट जो हर एक डिजीज़ में इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा क्या है, कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर जो भी पहले वो बताया मैंने, हाइपरटेंशन, एनीमिया, नेफ्रोपैथी, उनको कंट्रोल कर लें। अब रेटिनोपैथी को कैसे ट्रीट करते हैं, तीन तरह से करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट है, लेज़र है और सर्जरी है। मेडिकल ट्रीटमेंट में एंटी वेजेफ, एंटी वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि न्यूवास्कुलराइजेशन होती है इसमें, उसकी वजह से इंट्राविट्रियल स्टेरॉइड्स वो देते हैं। अब लेज़र में क्या करते हैं, एक तो फोकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बाकी ग्रिड पैटर्न ट्रीटमेंट हो सकता है, और पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन PRP ये हो सकते हैं। सर्जरी में पार्स प्लेना विट्रेक्टमी ये इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रीटमेंट हमारा हो गया। इसमें हमारे पास डायबिटिक रेटिनोपैथी कंप्लीट हो जाता है, और इम्पॉर्टेंट ये है, और मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आता है, या सेंट्रल आर्टरी वेन या आर्टरी ओक्लूजन उसमें से। अब हमारे पास आ गया सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, रेटिनोपैथी हो सकती है, कोराइडोपैथी कोराइड की, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, या ओकुलोमेटर नर्व पैल्सी जिसकी वजह से पैरालिटिक्स हो जाता है। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, पहले डायबिटिक रेटिनोपैथी था, हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंसिव टेंशन की वजह से अगर हमारे पास रेटिनल डैमेज हो रहा है, जो रेटिनल सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो वेजोकंस्ट्रिक्शन या नैरोइंग ऑफ आर्टरियोल्स, इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी, और आर्टेरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस, मतलब थिकनिंग ऑफ वेसल वॉल। अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि सडन पेनलेस विजुअल लॉस होता है। फंडस एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आती हैं, इसको हम कीथ, वैगनर एंड बार्कर क्लासिफिकेशन, KWBC, इसको वैगनर बार्कर क्लासिफिकेशन, उसको कैसे किया हुआ फंडस एग्जामिनेशन में, ग्रेड 1, 2, 3 और 4 में। ग्रेड 1 में क्या होता है कि आर्टेरियोलर नर्विंग हो जाती है और कंसीलमेंट ऑफ वेन बाय आर्टेरियोल। ग्रेड 2 में सेल्सस साइन, SAL, सेलस साइन नज़र आता है, जो AV निकिंग भी कहते हैं जिसको। और ग्रेड 3 में कॉटन वूल स्पॉट, हेमरेज, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बोनट साइन, और हमारे पास गन साइन, ये हमारे पास होता है। ग्रेड 4 में हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ऑप्टिक डिस्क एडिमा और सिल्वर वायर कलर अपीयरेंस ऑफ आर्टेरियोल। ये MCQ में आ सकता है, SCQ में हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी नहीं आई हुई एक बार भी, लेकिन ये है कि MCQ में ये पूछा जा सकता है। जैसे सिल्वर वायर है, गन साइन, बोनट साइन, ये आपने याद रखने हैं। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या है कि अगर रेटिनोपैथी है हाइपरटेंशन की वजह, साथ में बायलेटरल डिस्क एडिमा भी है, पेपिलर एडिमा, तो हम उसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहेंगे। ट्रीटमेंट क्या है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का, कि हाइपरटेंशन को ट्रीट कर लें तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अगर हमारे पास है टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो इसको टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी कहते हैं। प्री क्लैम्पसिया या क्लैम्पसिया सिंड्रोम भी कहते हैं इसे। अब अगर इसमें 3 पॉइंट्स मेन है कि हाइपरटेंशन, दूसरा प्रोटीन यूरिया और एडिमा। वैसे याद रहता है कि अगर हाइपरटेंशन है तो प्रोटीन यूरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर प्रोटीन यूरिया हो जाता है तो फिर एडिमा अल्टीमेटली हो ही जाता है। ये लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है मोस्टली, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, ब्लर विजन इसकी मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है, कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो ब्लर विजन की कंप्लेन करेगी। सडन इनएबिलिटी टू फोकस, और इसके
रेटिनोपैथी के 2 स्टेजेस हैं, एक तो स्टेज ऑफ एंजियोस्पर्म है और दूसरा स्टेज ऑफ हाइपोक्सिक रेटिनोपैथी है। एंजियोस्पर्म में जो रेटिनल वेसल्स हैं वो अपीयर लाइक अ कॉर्क स्क्रू की तरह नज़र आती हैं, स्टेज ऑफ एंजियोस्पर्म में। दूसरा है स्टेज ऑफ हाइपोक्सिक रेटिनोपैथी, उसमें कॉटन वूल स्पॉट्स, ऑप्टिक डिस्क एडिमा, रेटिनल एडिमा, ये चीज़ें, और रेटिनल डिटैचमेंट भी एग्जीक्यूटिव हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन इसकी लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ लाइफ ऑफ मदर ऑफ फेटस। ट्रीटमेंट क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट कर दें या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करे। आगे हमारे पास है एससीक्यू आते हैं मोस्टली रेटिनल वेन ओक्लूजन का। रेटिनल वेन ओक्लूजन सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है रेटिनल वास्कुलर डिजीज आफ्टर डायबिटिक रेटिनोपैथी। आगे इसकी टाइप्स हैं सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, ब्रांच रेटिनल और हेमी रेटिनल वेन ओक्लूजन। सेंट्रल की आगे 2 टाइप्स हैं, नॉन इस्कीमिक और इस्कीमिक। अगर हम इसकी एटियोलॉजी की बात करें रेटिनल वेन ओक्लूजन की, तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो है वो एज है। 90% जो केसेस वो 55 एज से ऊपर होते हैं ईयर से। आगे हाइपरटेंशन, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटस, रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर, ड्रग्स लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, स्मोकिंग्स, ये इसके एटियोलॉजी रेटिनल वेन ओक्लूजन की। जो इसकी क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है कि इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं रेटिनल वेन ओक्लूजन, उसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में 2 चीज़ें हैं, तो वही डायबिटिक वाली हैं, ब्लड शुगर लेवल, लिपिड प्रोफाइल। आगे जो एडिशनल है वो ब्लड प्रेशर है, सीबीसी, ईएसआर है, प्लाज्मा प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस और ऑटो एंटीबॉडीज़, एना, एंटी डीएनए और एनका, ये इसकी इन्वेस्टिगेशंस हैं। अगर हम बात करें तो इसकी जो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, उसमें जो नॉन इस्कीमिक और इस्कीमिक, इसको हम कंपेयर करके अगर याद करें तो बेहतर रहता है कि इस्कीमिक नॉन इस्कीमिक जो है वो मतलब मोटा मोटा याद रखें कि लेस सीवियर है इस्कीमिक CRVO से, इसमें कहता है। और मोस्टली जो होता है ये नॉन इस्कीमिक वीनस स्टेसिस की वजह से होता है और इस्कीमिक ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ अगर हो जाए तो उसकी वजह से होता है। दोनों में अगर कंपेयर करके इसमें चलाते हैं सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर, सिम्टम में दोनों में सडन यूनिलैटरल लॉस ऑफ विजन, पेनलेस होगा, ये दोनों में आता है। लेकिन पहले में लेस सीवियर और दूसरे में मोर सीवियर है, ज़्यादा सीवियर है, लॉस ऑफ विजन सडन और पेनलेस। अब अगर साइंस की बात करें तो कुछ 6 से 7 साइंस हैं जो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले विजुअल एक्टिविटी नॉन इस्कीमिक में मॉडरेट होगी लॉस और आगे ज़्यादा होगी, वो काउंटिंग फिंगर तक चली जाती है इस्कीमिक में। जो एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट है वो नॉन इस्कीमिक में एब्सेंट होता है या माइल्ड होता है, और जो इस्कीमिक में मार्क्ड होता है। इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो सकता है नॉन इस्कीमिक में और दूसरे में मोस्टली रेज ही होता है इस्कीमिक वाले में। फंडस एग्जामिनेशन जो है ये कैसे होता है, ये भी नॉन इस्कीमिक में कम सीवियर होगा और इस्कीमिक में ज़्यादा होगा। फंडस एग्जामिनेशन में एक तो रेटिनल वेन्स डायलेटेड, इनगॉज और टॉर्चुअस होंगे, दूसरा डॉट ब्लॉट या फ्लेम शेप हेमरेज होगा, और तीसरा कॉटन वूल स्पॉट, चौथा ऑप्टिक डिस्क मैकुलर एडिमा, लेकिन माइल्ड होगा। ये फंडस की नॉन इस्कीमिक की। लेकिन अगर इस्कीमिक की बात करें तो उसमें जो हेमरेज होगा वो टोमेटो स्प्लैश्ड लाइक हेमरेज होगा, मतलब इतना सीवियर होगा। डिस्क एडिमा और हाइपरेमिया भी सीवियर होगा, कॉटन वूल स्पॉट्स भी उसमें होंगे। ये इसके फंडस एग्जामिनेशन के 3 पॉइंट्स हैं इस्कीमिक वाले के।
मगर फंडस फ्लोरिसिन, FFA और OCT वो भी हम करवाते हैं। तो वो भी इसमें तो मॉडरेट से माइल्ड से होते हैं, प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि परफ्यूजन जो है कैपिलरी FFA में फंडस फ्लोरिसिन वो नॉर्मल होती है, अच्छी होती है नॉन इस्कीमिक में, क्योंकि इसको ब्लड का प्रेशर का मसला, ब्लड फ्लो का मसला नहीं है। इस्कीमिक वाले में लो परफ्यूजन या नॉन परफ्यूजन होती है FFA में। और प्रोग्नोसिस जो है वो नॉन इस्कीमिक में गुड होता है और इस्कीमिक में पुअर होता है। और कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो वो मोर और लेस मिलती जुलती होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्वेश्चन आया हुआ है, तो कॉम्प्लिकेशन में आता है कि नियोवास्कुलर ग्लाउकोमा, सिस्टोइड मैकुलर एडीमा, उसके अलावा सब हाइलाइड हेमरेज, मैकुलोपैथी, विट्रियस हेमरेज, कंप्लीट ब्लाइंडनेस, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। सिस्टोइड मैकुलर एडीमा और नियोवास्कुलर ग्लाउकोमा, विट्रियस हेमरेज और सब हाइलाइड हेमरेज मैकुलोपैथी के साथ। तो ये दोनों में मोर और लेस तकरीबन कॉम्प्लिकेशन मिलती जुलती हैं और ये क्वेश्चन भी हुआ है। और इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसमें हमारे पास अगर 6/9 या इससे बेहतर विजन है तो फिर हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर इससे स्वीर या वर्स हो गए तो फिर हम ट्रीट करते हैं इसको। और इसमें क्या क्या चेंज आते हैं ट्रीटमेंट में, एंटी कोगुलेंट, एंटी VEGF, स्टीरॉयड्स, फोटो कोगुलेशन और क्रायोथेरेपी, ये 5 हैं ट्रीटमेंट में। तो ये इसको ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्वेश्चन इस तरह आता है कि वो कहते हैं कि डिस्क एडिमा है, टॉर्शियस वेसल्स हैं और कॉटन वूल स्पॉट्स दे भी सकता है या हेमरेज है। तो कहते हैं ये क्या है, तो इसमें रेटिनल वेन ओक्लूजन, सेंट्रल रेटिनल वेन, क्योंकि ब्रांच के थोड़े से पॉइंट्स इससे डिफरेंट हैं। तो इसमें कंपेयर करके अगर आप याद करें तो बेहतर रहेगा। क्वेश्चन इसमें मैंने बता दिया पहले, एक तो फंडस कि में क्या क्या चीज़ें इसमें आई हुई हैं कि फंडस में क्या क्या नज़र आएगा, ये क्वेश्चन है। इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसके अलावा इसका कॉम्प्लिकेशंस है और ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन। अब सेंट्रल रेटिनल वेन एक बड़ी वेन है तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। ब्रांच रेटिनल है तो उसके 2 तरह से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, या क्वाड्रेंट वेन ओक्लूजन हो सकता है या हेमी रेटिनल। क्वाड्रेंट चौथा हिस्सा और हेमी रेटिनल ऊपर वाला आधा या नीचे वाला आधा, या कोई भी आधा रेटिना ओक्लूजन, या उसको जो ब्रांच प्रोवाइड कर रही है ब्लड वेसल। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो एडिमा और हेमरेज ये फंडस एग्जामिनेशन में लिमिटेड होगा, जो ओक्लूड हुई है जहाँ पे, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं जो वाला हिस्सा हेमी रेटिनल या क्वाड्रेंट में, वहाँ तक लिमिटेड रहेगी। इसमें प्रोग्नोसिस भी अच्छा रहता है जिस तरह नॉन इस्कीमिक में रहता है। इसमें वही ट्रीटमेंट उसी तरह से है, एंटी VEGF, लेज़र, फोटोकोगुलेशन, इंट्राविट्रेस स्टेरॉयड, ये ट्रीटमेंट इनका तकरीबन तीनों का सेम है, मिलता जुलता है। तो